हेलो गाइस, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बट उससे पहले एक झलक ये देखते हैं कि हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। हमने बात करी थी इंडिपेंडेंस के बारे में, देन पार्टीशन पढ़ा था, उसके बाद हमने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था एंड एट द एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। अब ज़रा रिवाइंड करिए और ये सोचिए कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमने पहला चैलेंज क्या पढ़ा था। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, दैट वाज डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर यहीं से शुरू होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर कैसे इंडिया जैसे एक बड़े नेशन में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम इंडिया की आज़ादी से ही करेंगे। 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ और 26th ऑफ नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देन उसके बाद 24th ऑफ जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया गया एंड उसके बाद 26th ऑफ जनवरी 1950 को फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया। अब क्योंकि इंडिया को डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना ही था तो इसके लिए सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करवाना था, जिसके लिए जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश करा गया और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, उसके लिए सारा प्रोसेस आपको तैयार करना है। और सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, मतलब इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट चीफ सुकुमार सेन बने। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद अब इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाने की प्रोसेस शुरू हो गया। बट अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए तो उसके सामने क्या चैलेंजेस आए जो इंडिया ने फेस करे। इलेक्शन कमीशन, दिस इज एक्रोनिम EC, मतलब इलेक्शन कमीशन, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इट वॉज नॉट ईजी टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना इतना इजी नहीं था, जहां आधे से ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, जो कंट्री अभी हाल ही में आज़ाद होके आई थी। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट चैलेंज पढ़ते हैं। देखिए, जब फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश करा गया तो ये देखा गया कि भैया 40 लाख विमेन तो रिकॉर्ड में है ही नहीं, मतलब 40 लाख विमेन का नाम लिस्ट में था ही नहीं। उनका नाम एज अ वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सिस्टर ऑफ करके था, मतलब फलाने की बीवी, फलाने की वाइफ, फलाने की बहन, इस तरीके से करके विमेन का तो नाम था वोटर लिस्ट में। इलेक्शन कमीशन के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे केटर किया जाए। अब नेक्स्ट चैलेंज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा था तो काउंटिंग कराई गई और देखा गया कि 17 करोड़ वोटर्स ऐसे थे जो एलिजिबल थे, मतलब वो वोट दे सकते थे। बट इसके बाद ये देखा गया कि भैया उसमें से सिर्फ 15% वोटर्स ही लिटरेट हैं, मतलब बाकी की 85% वोटर्स तो इलिटरेट थी। लिटरेट का मतलब होता है जो लोग पढ़ सके और लिख सके, उनको लिटरेट बोलते हैं। तो देखा गया कि भैया 17 करोड़ ऑफ वोटर्स में सिर्फ 15% वोटर्स ही लिटरेट है जो पढ़ और लिख सकते हैं, बाकी लोग तो पढ़ और लिख सकते ही नहीं। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ट्रेनिंग कराई। उस ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करा गया। अब ये इसलिए था क्योंकि देखिए, इट वॉज वेरी फर्स्ट इलेक्शन फॉर इंडिया। वो पहला जनरल इलेक्शन था जब वो कंडक्ट करवाया जा रहा था, जिसमें किसी को भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसीलिए एक ट्रेनिंग बुलाई गई 3 लाख पीपल्स को, जिसमें ऑफिसर्स भी थे, पोलिंग स्टाफ भी था जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते, उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको समझाया गया कि भैया इस तरीके से हमारा इलेक्शन होगा। प्लीज़ इन सबको प्रोसेस को आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट चैलेंज के बारे में बात करते हैं। इट वाज साइज ऑफ कंट्री। देखिए, साइज ऑफ कंट्री ही सिर्फ चैलेंज नहीं था, इससे भी बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया एक पुअर और लिटरेसी रेट काफ़ी डाउन था। इंडिया के सामने ये तो था ही कि इंडिया का साइज ऑफ कंट्री बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट कंट्री है इंडिया। बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में पॉवर्टी थी सबसे ज़्यादा और आधी से ज़्यादा जनता तो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। ये बिल्कुल क्लियरली देखा गया कि जो इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा था, इट वॉज टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक डेमोक्रेसी का टेस्ट था। अब ये सारी आइडियोलॉजी क्यों बन रही थी? ये इसलिए बन रही थी क्योंकि जब इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा था तो उस दौरान डेमोक्रेसी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में स्टैब्लिश हुई थी
जो प्रॉस्परस थी, जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी था, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे, जिनके पास ह्यूज रिसोर्सेज थे, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में अभी तक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी। जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, डेवलप्ड थे, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी। अब इतने चैलेंज को फेस करते हुए ये देखा गया कि ये बोला गया कि जो इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा रहा है, इट वाज बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा गैम्बल था, मतलब जुआ था, क्योंकि यहाँ पर जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी और हारने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए इसको बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री कहा गया। अब ये इसलिए भी था क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया था इंडिया के द्वारा, ये काफ़ी बोल्ड था और बहुत हाई रिस्की था, काफ़ी रिस्की एक्सपेरिमेंट था। अगर ये फेल होता तो इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज और इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाते। देन उसके बाद एक मैगजीन थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर। सो ये मैगजीन का नाम है, प्लीज़ रिमेंबर इट। इस मैगजीन ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये मैगजीन ये कहती है कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उनका नाम यहाँ पे लिया गया, कि अपने डिसीजन पे रैप एंड फील करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा नॉर्म्स बना रहे हैं जिसमें फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। मतलब इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा फेलियर होगा ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और बाद में वो रैप एंड फील करेंगे। इसी तरीके से काफ़ी सारे कंट्रीज थे, जो यूरोप के कंट्रीज थे, जो डेवलप्ड नेशन थे, वो सभी कंट्रीज इंडिया का मजाक बना रही थी कि ये कैसे एक गरीब देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है वो कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे हैं और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद इंडिया में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसकी वजह से इंडिया को अपना इलेक्शन 2 बार पोस्टपोन करना पड़ गया था। उसके बाद फाइनली अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। अब सारे जो कंट्रीज थे वो तो मजाक उड़ा रहे थे, बट जैसे ही ये इंडिया का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, क्योंकि हमने बहुत सक्सेसफुली, बहुत मैनेज तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया था, और जैसे ही अदर कंट्रीज को पता चला कि इन्होंने बहुत सक्सेसफुली इलेक्शन को कंडक्ट करवाया है, तो वो जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वही लोग सपोर्ट करने लग गए, वही लोग तारीफ करने लग गए, और इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि कंट्री चाहे कैसी भी हो, डेमोक्रेसी को कहीं पे भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, और इन सभी क्रिटिक्स को इंडिया ने खारिज करा। उसके बाद इलेक्शन ऑफ 1952 इलेक्शन, ये जो 1952 का इलेक्शन था वो हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क डिसीजन था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिए थे। देन अब हम पढ़ते हैं चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, कि अभी जैसे अभी हम लोग वोट देते हैं तो हम वोट देते हैं ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका यूज़ हम अभी तक करते आ रहे हैं। बट शुरुआत से ऐसा नहीं था कि हम शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही यूज़ कर रहे थे। शुरुआत में हम कैसे कर रहे थे, हम उस पर बात करते हैं। शुरुआत हमारी हुई थी ब्लैंक बैलेट पेपर से, जिसमें सबसे पहले जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था तो एक ब्लैंक बैलेट पेपर दे दिया गया था, और वहाँ पर एक पोलिंग बूथ था, और हर एक कैंडिडेट के लिए एक बॉक्स वहाँ पर रखा था। अब जिसको भी वोट देना होता था, वो जो ब्लैंक बैलेट पेपर होता था उसमें वो लिखकर वो उस बॉक्स में डाल देता था, जिस भी कैंडिडेट को उसको देना होता था। उसके बाद इसमें चेंजेस करे गए। देन बैलेट पेपर्स पे नेम्स एंड सिंबल्स को शो करा जाने लग गया। अभी तक ब्लैंक था, बट अब उस पे नेम एंड सिंबल्स भी दिखाने लग गए थे। उसके बाद लेटेस्ट चेंजेस आए 1990s में, जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम यूज़ करना शुरू कर दिया था। हालांकि यूज़ करना तो शुरू कर दिया था, बट ये पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो रहा था। देन उसके बाद फाइनली 2004 में एंटायर कंट्री शिफ्टेड टू ईवीएम। पूरी कंट्री 2004 में ईवीएम पे डिपेंड हो गई, ईवीएम का ही यूज़ करने लग गई। So that's all for today. Further topics we would carry on in upcoming videos, and I hope that video was helpful for you all. So if you like that video, so please hit the bell icon and subscribe the channel. Thank you so much.